हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल नॉलेज नोगट। आज हम बात करने वाले हैं इजराइल पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट के बारे में। आज आप न्यूज़ चैनल देख ही रहे होंगे, आजकल की न्यूज़ चैनल्स में हर जगह जहाँ भी आप कोई सा भी न्यूज़ चैनल खोलें तो आपको यही दिखेगा कि इजराइल ने यहाँ बॉम्बिंग कर दी या पैलेस्टीन से हमास ने यहाँ पे इजराइल के ऊपर कुछ रॉकेट्स लॉन्च करे हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है, आखिर इजराइल और पैलेस्टीन का ऐसा क्या कॉन्फ्लिक्ट है कि बात यहाँ तक पहुँच गई है कि बॉम्बिंग की बात हो रही है। और हमें ये भी देखना है कि इतनी जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़ हैं, वो इसमें इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही हैं इस कन्फ्लिक्ट में। तो इस वीडियो में हम शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ इजराइल बना कैसे, और राइज ऑफ हमास कि हमास का राइज कैसे हुआ। इजराइल और पैलेस्टीन के कन्फ्लिक्ट को समझने के लिए हमें सबसे पहले इजराइल की ज्योग्राफी को समझना पड़ेगा कि इसकी एग्जैक्टली लोकेशन है कहाँ। इजराइल की लोकेशन पड़ती है मिडिल ईस्ट ऑफ एशिया में, जो कि हमारे इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में पड़ता है, वेस्टर्न साइड में पड़ता है। अगर आप देखेंगे मैप में कि पाकिस्तान आता है इंडिया के वेस्टर्न साइड में, फिर अफ़गानिस्तान, देन ईरान, इराक, जॉर्डन, फिर उसके बाद ये छोटी सी आपको कंट्री दिखेगी इजराइल। अब इजराइल और पैलेस्टीन का मैटर अगर आपको समझना है तो मैं इजराइल के मैप को जूम इन करता हूँ और आप देख पाएंगे कि यहाँ पे आपको वेस्ट बैंक दिखेगा, गोलन हाइट्स दिखेंगी और ये गाज़ा दिखेगा। गाज़ा स्ट्रिप भी कहा जाता है इसको, क्योंकि अगर आप मैप में देखेंगे तो ये स्ट्रिप की तरह नज़र आएगा आपको, और इसको हिंदी में गाज़ा पट्टी भी कई बार बोला जाता है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि इजराइल अपनी सदर्न बाउंड्री शेयर करता है इजिप्ट के साथ, ईस्टर्न बाउंड्री अपनी शेयर करता है जॉर्डन के साथ, नॉर्थ ईस्टर्न बाउंड्री शेयर करता है सीरिया के साथ, और नॉर्दर्न बाउंड्री शेयर करता है लेबनान के साथ। लेफ्ट में इसके मेडिटेरेनियन सी है, और इजराइल की जो कैपिटल है वो है तेल अवीव। हम वैसे तो इजराइल जेरूसलेम को अपनी कैपिटल क्लेम करता है, लेकिन जेरूसलेम एक बहुत कंट्रोवर्शियल कैपिटल है, इसको पैलेस्टीन भी अपनी कैपिटल बताता है। और आप देखेंगे कि जितनी भी एम्बेसीज़ हैं इजराइल के अंदर वो सारी तेल अवीव में हैं, तो इसलिए हम इसको तेल अवीव को ही इजराइल की कैपिटल बोलेंगे इस टाइम। अब इस मैप में मैंने आपको जो भी लोकेशंस बताई हैं ये आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये लोकेशंस अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं आपके लिए लोकेशन। ये वेस्ट बैंक, गोलन हाइट्स, गाज़ा, क्योंकि ये कभी ना कभी आप देखेंगे कि न्यूज़ की हेडलाइंस में आपको मिलेगी ही, हर थोड़े टाइम बाद ये इनसे रिलेटेड कोई ना कोई न्यूज़ आपको मिलेगी। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं द होली लैंड। इसको द होली लैंड क्यों कहा जाता है इस एरिया को? क्योंकि ये तीन जो रिलीजन है, इस्लाम, जुदाइज़म और क्रिश्चियनिटी, ये इन तीनों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट लैंड है। क्योंकि इस्लाम में माना जाता है कि मक्का एंड मदीना के बाद अगर कोई इम्पॉर्टेंट इनकी रिलीजियस साइट है तो वह है अल अक्सा मॉस्क, जहाँ से ही अगर आप देखेंगे जो अभी कन्फ्लिक्ट चल रहा है वो वहीं से सबसे पहले स्पार्क हुआ इस टाइम पे, जहाँ पे कि इजरायली फोर्सेस ने फायर ओपन कर दिया था। और जूइश पीपल के लिए तो इम्पॉर्टेंट साइट है ही इज़राइल, क्योंकि इनका यही माना जाता है कि इज़राइल का बर्थ प्लेस है, जूइश ज़ायनिज़्म का ये बर्थ प्लेस है। और क्रिश्चियंस के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जीसस क्राइस्ट को जब सूली पे चढ़ाया गया तो वो यही एरिया था जहाँ पे जेरूसलेम ही था जहाँ पे उनको सूली पे चढ़ाया गया, इसलिए इसको द होली लैंड भी कहा जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में, जानते हैं। इजराइल पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट को समझने के लिए हमें इसकी हिस्ट्री के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि ये शुरू कहाँ से हुआ। ये शुरू होता है द ऑटोमन एम्पायर से। 14th सेंचुरी में आप देख सकते हैं कि ये ऑटोमन एम्पायर था पूरा, जो मिडल ईस्ट के मोस्टली पार्ट को कवर करता था और रूल भी करता था। ऑटोमन एम्पायर वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एम्पायर जो कि आपने हिस्ट्री में अब तक देखा है वो रहा है ऑटोमन एम्पायर। 14th सेंचुरी में ये स्टार्ट हुआ था ऑटोमन एम्पायर, और 19th सेंचुरी तक आते आते ऑटोमन एम्पायर कमज़ोर होता चला गया था। कमज़ोर होना ही इसके लिए सही वर्ड है, क्योंकि पूरी तरीके से ऑटोमन एम्पायर ख़त्म तो नहीं हुआ था, लेकिन कमज़ोर होना शुरू हो गया था। और साइड बाय साइड ही अगर आप देखेंगे कि 19th सेंचुरी में यूरोप में नेशनलिज़म आने लग गया था। अब यूरोप में नेशनलिज़म का मतलब क्या होता है कि जैसे फ्रांस के लोग अपने आप को रिकॉग्नाइज़ करने लग गए कि हाँ भाई हम फ्रेंच पीपल हैं, और जर्मनी के लोग अपने आप को कहने लग गए जी वी आर जर्मन्स।
तो ऐसे ही नेशनलिज्म यूरोप में स्टार्ट हो गया था। तो उसी जब नेशनलिज्म यूरोप में चल रहा था तो थियोडर हल एक जूइश राइटर थे, ऑस्ट्रियो हंगरियन जूइश राइटर थे, जिन्होंने एक कंसेप्ट रखा ज़ायनिज़्म, जिन्होंने कंसेप्ट रखा और ज़ायनिस्ट मूवमेंट इसको नाम दिया, ज़ायनिस्ट मूवमेंट इसको नाम दिया, जिसके तहत यहाँ से जो था यूरोप से माइग्रेट करेंगे लोग और अपना जो होली प्लेस है जिसको वो मानते हैं जेरूसलेम, वहाँ पे आके अपना हैबिटेट, अपने आप को हैबिटेट करेंगे। तो ये कंसेप्ट था। माइग्रेशन यहाँ पे शुरू हुआ 1890s में, और ये इसके पीछे मेन रीज़न था कि आप देखेंगे कि ईस्टर्न यूरोप में, मोस्टली ईस्टर्न यूरोप में जो जूइश पीपल थे उनके साथ काफ़ी अत्याचार होते थे, उनको परसिक्यूट करा जाता था। इसको ध्यान में रखते हुए और फिर ज़ायनिस्ट मूवमेंट भी चल रहा था और पूरे यूरोप में नेशनलिज्म भी हो रहा था, तो इसलिए इन्होंने वहाँ से अपने आप को शिफ्ट करना, माइग्रेट करना शुरू कर दिया इज़राइल की तरफ और उस टाइम के पैलेस्टीन की तरफ। फिर उसके बाद आप देखते हैं कि 1917 में वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म होता है। तो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद क्या होता है? वर्ल्ड वॉर 1 के बाद बहुत सारे चेंजेस आते हैं, ऑटोमन एम्पायर कमज़ोर हो चुका होता है। तो फिर यूके जो है, जैसे कि आप देखेंगे कि किसी भी कन्फ्लिक्ट में, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान का कन्फ्लिक्ट ले लीजिए और वर्ल्ड का कोई सा भी कन्फ्लिक्ट ले लीजिए, वहाँ पे आपको यूके कहीं ना कहीं ज़रूर नज़र आएगा। और इसके पीछे एक सीधा सा लॉजिक है कि उस टाइम पे यूके एक बहुत बड़ी कॉलोनियल पावर था, इसलिए। तो यूके ने एक बेल्फोर डिक्लेरेशन डिक्लेयर करा इन 1917, जिसके तहत उन्होंने बोला कि हम जूइश पीपल को पैलेस्टीन के अंदर एक नेशनल होम बनाएंगे, उनको वहाँ पे सेटल करेंगे। अब यूके है, अपने डबल स्टैंडर्ड्स तो वो फॉलो करेगा ही करेगा, शुरू से उसकी आदत है अपने डबल स्टैंडर्ड्स फॉलो करने की। उसने साइड बाय साइड ही एक साइक्स पाइकॉट एग्रीमेंट भी साइन करा फ्रांस और रशिया के साथ, जिसमें उन्होंने क्या करा कि जो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज थी उनको बांट लिया आपस में। बांटा कैसे कि जैसे इराक, पैलेस्टीन और ये एरिया यूके ने अपने पास रखा, फ्रांस को उन्होंने सीरिया दे दिया। तो ऐसे उन्होंने चीज़ों को बांटा और अरब्स को साइड बाय साइड उन्होंने प्रॉमिस करा कि हम आपको पैलेस्टीन देंगे। अब आप देख सकते हैं उनका माइंडसेट, उन्होंने क्या गेम खेला। एक साइड तो आप जूइश पीपल को बोल रहे हैं कि हम आपको नया होमलैंड देंगे, बेल्फोर डिक्लेरेशन के तहत वो कह रहे हैं कि आपको एक नया होम देंगे हम पैलेस्टीन में, और दूसरी साइड वो अरब्स को कह रहे हैं कि पैलेस्टीन आपका रहेगा। जो पैलेस्टीन में मुस्लिम अरब, जो अरब के लोग हैं पैलेस्टीन में, उनको कह रहे हैं कि ये हम आपको दे देंगे। अब कन्फ्लिक्ट तो होना ही था जब डबल स्टैंडर्ड्स ऐसे फॉलो करे जाएंगे। तो यहाँ से सारा गेम शुरू होता है कि उधर से जूइश पीपल भी आ रहे हैं, इधर से अरब को भी फेक प्रोमिसेस करे जा रहे हैं। फिर अब इसके बाद हम बात करते हैं ब्रिटिश मैंडेट ऑफ पैलेस्टीन के ऊपर। अब यहाँ पे क्या होने लगा? यहाँ पे माइग्रेशंस होने लग गए, बहुत ह्यूज नंबर्स जो थे वहाँ से जूइश पीपल यहाँ पे आने लगे, पैलेस्टीन में अपने आप को सेटल करने लग गए। और यहाँ तक कि जूइश की जो संख्या थी, पॉपुलेशन, वो 3% से ग्रो करके सीधा 30% हो गई थी। अब जूइश लोगों ने यहाँ क्या करा, यहाँ पे वो लैंड खरीदने लग गए और जो लोकल पैलेस्टीनियन अरब्स का मतलब है मेरा जो मुस्लिम पॉपुलेशन थी वहाँ पे, उनको वो एविक्ट करने लग गए, उनको वहाँ से भगाने लग गए। जैसे गरीब जो वहाँ के लोग थे जो खेती करते थे, उनसे उनका लैंड खरीद लिया पैसे दे के। अब लेकिन ये एक बड़ा स्कीम चलाते थे, कैसे करते थे कि इन्होंने 2 प्लॉट खरीद लिए थोड़ी थोड़ी दूरी पर। अब क्या करते थे, ये 2 प्लॉट के बीच का पूरा एरिया जो आ जाता था ना, उसको वो कवर कर लेते थे, डरा के उन गरीबों को, उनको धमका के वहाँ से भगा देते थे। तो ऐसे यहाँ पे जूइश लोग अपने आप को सेटल करने लग गए और अपनी पॉपुलेशन बढ़ाते गए। फिर लेकिन वहाँ पे जो था, जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने अपनी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी चलाई। वो क्या करने लग गए, उन्होंने अरब्स को भी सपोर्ट करा और दूसरी साइड जूइश को भी करने लग गए। उन दोनों को डिवाइड करते रहे और वहाँ पे रूल करने की कोशिश करते रहे। लेकिन फिर उसके बाद होता है 1936 में अरब रिवॉल्ट।
अरब की जो कंट्रीज थी, अरब के जो लोग थे वो समझ गए कि भाई ब्रिटिशर्स हमें पागल बना रहे हैं, ये उधर से तो जूइश लोगों को लाके यहाँ सेटल करवा रहे हैं और हमें बस दिखावे के लिए कर रहे हैं कि हमें फेक प्रॉमिस कर रखा है उन्होंने कि हम जो है आपको फ़लस्तीन पूरा देंगे। फिर क्या हुआ, जब अरब्स इनके अगेंस्ट खड़े हो गए तो इन्होंने क्या करा, जूइश जो पीपल थे उनको हथियार देने शुरू कर दिए, उनके जूइश मिलिशियाज बनाए इन्होंने। फिर उसके बाद जूइश मिलिशियाज बनाए, पहले तो उन्होंने जूइश को स्ट्रॉन्ग कर दिया, हथियार दे के मिलिशियाज बना के अरब के अगेंस्ट ही उतार दिया। लेकिन फिर जब इन्होंने थोड़ा देखा ना कि अब ज़्यादा मामला ख़राब हो रहा है, तो इन्होंने क्या करा ना, अरब्स को खुश करने के लिए जूइश लोगों को रिस्ट्रिक्ट करने लग गए माइग्रेशन कि अब कि जैसे पहले तो कितने भी आए जा रहे थे पूरे साल में, अब इन्होंने कर दिया जी पूरे साल में सिर्फ 10,000 आएंगे, 5,000 आएंगे, ऐसे ये रिस्ट्रिक्ट करने लग गए। फिर अब यहाँ पे एक और टर्निंग पॉइंट आता है जब वर्ल्ड वॉर 2 में हॉलोकॉस्ट होता है। हॉलोकॉस्ट का मतलब है जूइश जेनोसाइड। अब आपको पता ही है कि जूइश लोग जो हैं वो इतने ज़्यादा तो नंबर्स में है नहीं, काफ़ी कम है, और जब वहाँ पे जूइश जेनोसाइड हुआ 4.2 मिलियन जूइश लोगों को मारा गया। हिटलर ने उन्हें कंसंट्रेटिंग कैंप्स में डाल दिया, वहाँ पे उनके साथ अत्याचार होने लग गए, टॉर्चर होने लग गए, उनको जान से मार दिया गया, पूरे के पूरे परिवारों को मारा जा रहा था। तो फिर से एक और बार माइग्रेशन की वेव आई फ़लस्तीन में, जब जितने भी जूइश लोग थे यूरोप में वो छोड़ छोड़ के आने लग गए और वो कहने लग गए कि जी हम तो सेफ़ ही नहीं है यूरोप में, तो हमें अपने ही लैंड में, हम वहीं जाके सेफ़ होंगे, हमें वहीं एक सेफ लैंड मिलेगा। अब यहाँ से शुरू होता है क्रिएशन ऑफ इज़राइल, कि जब अब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन आके रहने लग गई फ़लस्तीन में और वहाँ पे कन्फ्लिक्ट होने लग गए। फिर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अब सबको पता है कि यूएन भी फॉर्म हुआ। फिर यूएन के लिए सबसे पहला फॉर्म होते ही एक जो मेजर इशू आया वो आया था इज़राइल फ़लस्तीन कन्फ्लिक्ट के ऊपर। तो यूएन ने एक रिजोल्यूशन पास करा 1947 में, जिसके तहत इन्होंने जो था अरब्स को और जूइश स्टेट के लिए और फ़लस्तीन अरब स्टेट के लिए इक्वल डिवीज़न कर दिया एरिया का, कि मतलब इतने एरिया में जूइश लोग रहेंगे, इतने एरिया में फ़लस्तीन को दे दिया। तो इन्होंने कंट्री बांट दी। अब हमें पता है कि जेरूसलेम तीनों धर्मों के लिए, इन दोनों धर्मों के लिए, यहाँ पे तो दो की मेन बात हो रही है जिनका कन्फ्लिक्ट है, इस्लाम और ज़ायनिस्ट जो लोग थे, इन लोगों के लिए कितना इम्पॉर्टेंट था जेरूसलेम, क्योंकि दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंस रखता है रिलीजियसली भी और कल्चरली भी। तो यहाँ पे क्या करा गया, जेरूसलेम को इंटरनेशनल कंट्रोल के अंडर रखा गया, ना उसे जूइश स्टेट को दिया गया, ना उसे फ़लस्तीन स्टेट को दिया गया। इसके तहत आप इस मैप में देख सकते हैं, जितना भी आप ये ब्लू रीजन देख रहे हैं, वो तो इज़राइल को दिया गया कि जी ये इज़राइल के जूइश लोगों का एरिया है। और आप जितना भी ब्राउन एरिया देख रहे हैं ये दिया गया फ़लस्तीन को, जिसमें आप देख रहे हैं जो राइट हैंड साइड पे, मैप के जो राइट हैंड साइड पे, यानी कि ईस्टर्न एरिया में जो ब्राउन एरिया, इसको तो कहा जाता है वेस्ट बैंक, क्योंकि यहाँ पे ना एक रिवर निकलती है। अब इसको वेस्ट बैंक क्यों कहा जाता है, यहाँ पे एक रिवर निकलती है जॉर्डन रिवर, जिसके नाम के ऊपर जॉर्डन कंट्री का भी नाम पड़ा है। तो जो रिवर थी, रिवर के वेस्ट साइड पे ये एरिया पड़ता था, तो इसको जॉर्डन, इसलिए इसको वेस्ट बैंक कहा गया। और जॉर्डन का जो पहले नाम था वो ट्रांस जॉर्डन था, क्योंकि वो रिवर के ट्रांस साइड पे पड़ता था, इसलिए उसको ट्रांस जॉर्डन भी कहा गया। और जो आप ये लेफ्ट हैंड साइड में नीचे देख रहे हैं एरिया, ये गाज़ा का एरिया था उस टाइम पे जब यूएन रेजोल्यूशन निकला, तो जो ये 50-50 एरिया करके इनको दिया गया। तो इस मैप से आप समझ गए होंगे कि एरिया को कैसे बांटा गया। और आप ये देख सकते हैं जो वाइट आप बीच में देख रहे हैं ये है जेरूसलेम। तो यूएन रेजोल्यूशन जो पास हुआ, इज़राइल तो उससे एग्री करता था, काफ़ी इंटरनेशनल कम्युनिटी भी उससे एग्री करती थी, लेकिन जो गल्फ़ कंट्रीज़ थी, जितनी गल्फ़ कंट्रीज़ क्या बोलूँ मैं, जो भी अरब नेशंस थे, उन्होंने, वो सब इसके खिलाफ थे, वो इसके अगेंस्ट थे। वो क्या कहते थे कि इज़राइल तो जी एग्जिस्ट ही नहीं करता हमारे लिए, जो भी है वो फ़लस्तीन है पूरा। तो इसी को लेकर इज़राइल के ऊपर अटैक करा इजिप्ट, सीरिया, इराक और जॉर्डन ने। अब इस जो अटैक करा गया, इसके बाद वॉर हुई, उस वॉर को कहा जाता है अरब इज़राइल वॉर 1948 to 49। अब
इसमें क्या हुआ, जब उसके ऊपर अटैक करा गया, न्यूली स्टेट बना था इज़राइल, उसके ऊपर इतनी कंट्रीज़ ने एक साथ अटैक कर दिया, तो इज़राइल ने भी उसका मुंह तोड़ जवाब दिया बहुत पलट के। लेकिन क्या हुआ, इससे ऐसा तो कुछ हुआ नहीं कि पैलेस्टीन को कुछ बेनिफिट हुआ, बल्कि इज़राइल ने ही इन कंट्रीज़ को हरा दिया और इज़राइल ने अपनी बाउंड्रीज़ और एक्सटेंड कर ली। एक्सटेंड करने का मतलब था जो यूएन रेजोल्यूशन के तहत जो उन्हें मिला था एरिया, उससे वो आगे चले गए। जो पैलेस्टीन को एरिया एलोकेटेड था वो भी उन्होंने कब्जा लिया। और इससे सबसे ज़्यादा नुकसान पैलेस्टीन को हुआ, क्योंकि आप देखेंगे जो गाज़ा के ऊपर, जो गाज़ा को जो पैलेस्टीन को दिया गया था, उसके ऊपर आ गया इजिप्ट का रूल। और वेस्ट बैंक जो था, जो मतलब बचा हुआ वेस्ट बैंक जो था, वो जॉर्डन ने कब्जा लिया। अगर आप देखें तो पैलेस्टीन के पास तो कुछ बचा ही नहीं, नुकसान तो सारा पैलेस्टीन का हुआ इसमें भी। अब जब पहली बार इजिप्ट, जॉर्डन और सीरिया फेल हो गए थे इज़राइल के अगेंस्ट अटैक करके, और बल्कि पैलेस्टीन का ही कुछ एरिया चला गया था पैलेस्टीन के हाथ से, तब फिर इन्होंने एक और अटैक करा। अब इस टाइम पे क्या हुआ कि इजिप्ट, जॉर्डन और सीरिया ने 1967 में अपनी बॉर्डर पे बहुत ज़्यादा हैवी फोर्सेस लगा दी। अब वो अटैक करने ही वाले थे कि प्री एम्प्टिव स्ट्राइक इज़राइल ने उनके ऊपर कर दी। इज़राइल ने उनके ऊपर ही अटैक कर दिया पहले ही। प्री एम्प्टिव का मतलब हो गया कि आपके ऊपर कोई हमला करने वाला है, आप वो पहले ही डर को भाप के, उस अटैक को भाप के उसके ऊपर ही दोबारा पहले हमला कर दो, उनके हमला करने से पहले ही आप हमला कर दो, उसे प्री एम्प्टिव स्ट्राइक कहा जाता है। तो इज़राइल ने प्री एम्प्टिव स्ट्राइक करा और अरब नेशंस को बहुत बुरी तरह हराया। अब बुरी तरह हराने से क्या मतलब है कि आप देखेंगे कि इज़राइल ने जो था अपना एरिया ट्रिपल कर लिया। कैसे कि जो पैलेस्टीन के पास जो एरिया एलोकेट करा था वो तो आप भूल जाइए, वो तो दूर की बात है। इज़राइल ने जो था सिनाई डिस्ट्रिक्ट जो है इजिप्ट का, पूरा सिनाई एरिया वो ही कब्जा लिया, जो कि खुद इज़राइल से बहुत बड़ा है। इज़राइल के टोटल एरिया से खुद वो बहुत बड़ा है। पूरा वेस्ट बैंक इज़राइल के अंडर आ गया। फिर पूरा गोलन हाइट्स जो कि सीरिया का पार्ट था वो भी इज़राइल ने कब्जा लिया। वेस्ट बैंक जो जॉर्डन के पास था वो कब्जा लिया, और जो इजिप्ट के पास सिनाई था उसे भी कब्जा लिया। अब जब इजिप्ट और सीरिया अपना एरिया खो चुके थे, मतलब अपना खुद का एरिया खो चुके थे, तो उन्होंने फिर कोशिश करी अपना सिनाई और गोलन वापस लेने के लिए इज़राइल से। तो उन्होंने 1973 को योम किपुर वॉर, इसको 1973 योम किपुर वॉर इसलिए कहा जाता है क्योंकि योम किपुर एक बहुत फेमस फेस्टिवल है जूइश पीपल के लिए। जैसे हम लोगों के लिए, हिंदूज़ के लिए दिवाली होता है, इस्लाम के लिए ईद होता है, वैसे ही योम किपुर जूइश लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस रखने वाला एक फेस्टिवल है। तो इस दिन 1973 को, इनके इस फेस्टिवल वाले दिन, इजिप्ट और सीरिया ने अटैक करा इज़राइल के ऊपर। तो उसमें तो इज़राइल बहुत ज़्यादा लॉसेस सफ़र करे थे, इज़राइल ने काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था इज़राइल को। लेकिन एज़ यूजुअल इज़राइल ने फिर पलट के हमला करा और इज़राइल ने उन्हें फिर मुंह तोड़ जवाब दिया, फिर उन्हें डिफीट करा। लेकिन इस टाइम क्या हुआ कि इजिप्ट और इज़राइल को जो है आपस में बातचीत हो गई इनकी, कि मतलब इजिप्ट और इज़राइल टेबल पे आ गए थे अपने कन्फ्लिक्ट सुधारने के लिए। अब जब इज़राइल और इजिप्ट टेबल पे आ चुके थे तो इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन करा, वो भी यूएस ने मीडिएट करा था। उस एग्रीमेंट का नाम था कैंप डेविड एकॉर्ड, जो कि साइन करा गया 1978 में। इसके अकॉर्डिंग इजिप्ट जो अपना एरिया खो चुका था, सिनाई पेनिनसुला, वो उसको वापस दिया गया इज़राइल के थ्रू, और इज़राइल को इन रिटर्न इजिप्ट ने रिकॉग्नाइजेशन दिया एज अ स्टेट ऑफ इज़राइल। अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों था इज़राइल के लिए? क्योंकि जो इजिप्ट था वो फर्स्ट मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री थी जिसने इज़राइल को रिकॉग्नाइज करा एज अ नेशन, और इजिप्ट काफ़ी क्रिटिसाइज भी हुआ इसको लेकर। लेकिन इसके बाद धीरे धीरे और भी अरब स्टेट्स ने पीस मेंटेन करना शुरू कर दिया इज़राइल के साथ, और कोई वॉर किसी और नेशन का इज़राइल के साथ इसके बाद नहीं हुआ। लेकिन जो PLO था, पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसने अपना स्ट्रगल कंटिन्यू रखा, जिसमें वो पॉलिटिकली भी प्रेशर बनाता था इज़राइल के ऊपर और अपने टेरर टैक्टिक्स भी यूज़ करता था, जैसे कि बॉम्बिंग। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि
पीएलओ ने अपने जो था टेरर टैक्टिक्स भी यूज़ करे अपना प्रेशर बनाने के लिए इज़राइल के ऊपर। तो इन्होंने फर्स्ट इंतिफादा लॉन्च करा 1987 से 93 के बीच में। फर्स्ट इंतिफादा का मतलब होता है द अपराइजिंग। इन्होंने प्रोटेस्ट करे, इज़राइल को बॉयकॉट करा, इज़राइल के प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करा, लार्ज स्केल वायलेंस हुए पूरे इज़राइल में। क्योंकि आप देखते हैं कि जब गाज़ा के ऊपर इज़राइल का कंट्रोल हो गया, वेस्ट बैंक के ऊपर हो गया, तो ये लोग प्रोटेस्ट करने लग गए और अपनी बात आगे रखने लग गए। इसमें काफ़ी लोगों की भी जानें गई। इस टाइम के दौरान 1987 से 93 के दौरान 100 ऑफ जूइश पीपल मरे, 1000 पैलेस्टीनियंस मरे। और आपको एक और चीज़ बताऊं, इंतिफादा जो है इसी से कश्मीर के जो आप वो देखते हैं प्रोटेस्ट, वो इसी से इंस्पायर्ड हैं, आप कह सकते हैं कि इसी से इन्फ्लुएंस हुए हैं इंतिफादा को देखते हुए ही। फिर साइड बाय साइड जो था हमास ने भी जन्म लिया, आप कह सकते हैं कि बॉर्न हुआ, हमास का राइज हुआ। हमास जो था पीएलओ से कहीं ज़्यादा नेशनलिस्टिक था और कहीं ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट था। वो ज़्यादा एक्सट्रीम था अपने चीज़ों को लेकर। जैसे पीएलओ तो अपने आप को ये चाहता था कि हमें भी रिकग्नाइजेशन दिया जाए, हमारी भी कंट्री को रखा जाए, फ़लस्तीन भी हो और इज़राइल भी हो। लेकिन हमास कहता था कि इज़राइल जैसी कोई चीज़ ही नहीं है, हम नहीं मानते इज़राइल को। अब हमास की फुल फॉर्म क्या है, और आप देख भी रहे होंगे कि हमास ही है जो आज की डेट में इज़राइल के ऊपर रॉकेट्स लॉन्च कर रहा है। और हमास की अब जानते हैं फुल फॉर्म क्या है। हमास की फुल फॉर्म है हराकत अल मुकावमा अल इस्लामिया, ये बनता है हमास। फिर जब ये फर्स्ट इंतिफादा ख़त्म हुआ, आपको जैसे मैंने बताया कि 87 से 93 तक इंतिफादा रहा। फिर जब इंतिफादा ख़त्म हुआ फर्स्ट इंतिफादा, तब पीएलओ और इज़राइल की बैकडोर ओस्लो में, जो कि नॉर्वे में एक लोकेशन है, वहाँ पे इनकी सीक्रेट मीटिंग्स हुई। ये टेबल पे आए, एक दूसरे से बात करने लगे। आफ्टर सीक्रेट नेगोशिएशंस इन ओस्लो, द एग्रीमेंट वॉज साइन्ड इन वॉशिंगटन डीसी। फिर वॉशिंगटन डीसी में, मतलब यूएस ने मीडिएट करा इनको और एक एग्रीमेंट साइन करवाया जिसको ओस्लो एकॉर्ड्स के नाम से जाना गया, कि जिसमें पीएलओ जो था, पीएलओ ने इज़राइल को एज अ स्टेट रिकॉग्नाइज कर लिया था और इज़राइल भी मान गया था कि हाँ भाई, फ़लस्तीन की जो एक ऑफिशियल अथॉरिटी है वो पीएलओ है। और उन्होंने जो था वेस्ट बैंक और गाज़ा को सेल्फ गवर्नेंस भी दे दी कि वहाँ का प्रेसिडेंट अलग होगा। बस जो था ये उनके एक्सटर्नल अफेयर्स को कंट्रोल करते थे। और मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ऑटोनोमस बॉडी बना दिया वेस्ट बैंक और गाज़ा को ओस्लो एकॉर्ड्स के लिए और ओस्लो एकॉर्ड्स के तहत। अब ओस्लो एकॉर्ड्स जो था ये सिर्फ 5 साल का एग्रीमेंट था कि भाई हम जो है 5 साल बाद अब देखेंगे कि हमें आगे क्या करना है। फिर कैंप डेविड 2 जो था वो मीटिंग 200 मीटिंग कम से कम उसकी फेल हुई है। पीस प्रोसेस जो था वो ब्रेक डाउन हो चुका था उसका। फिर यहाँ पे एक और चीज़ हुई, जब यहाँ के जो प्रेसिडेंट थे इहुद बराक, वो विज़िट करते हैं टेंपल माउंट में, जो कि जूइश पीपल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जेरूसलेम में। वो क्या करते हैं, अपने साथ जो है कई हज़ारों फौजी लेके, साथ में गार्ड्स लेके वो उस टेंपल माउंट में जाते हैं, जिससे जो था काफ़ी सेंटिमेंट्स हर्ट हो गए। जो अरब से वहाँ के जो मुस्लिम मेजॉरिटी, जो मुस्लिम पॉपुलेशन जो रहती थी, उनके काफ़ी ज़्यादा इमोशंस हर्ट हुए उससे कि ये तो बात ख़राब हो रही है फिर से। फिर उसके बाद जो था फिर सेकंड इंतिफादा 2000 से लेकर 2005 तक इन्होंने लॉन्च करा, जो कि फर्स्ट इंतिफादा से भी कहीं ज़्यादा वायलेंट था। थाउजेंड्स ऑफ जूस मरे इसमें, 3200 फ़लस्तीनियंस भी मरे। अब इसमें जो था इनका एक बहुत ट्रेंड था, एक बेसिक ट्रेंड था कि बसेस में बहुत बॉम्बिंग करते थे। जो पब्लिक बसेस होती थी उनको बॉम्ब्स करना, ये सिक्योरिटी फोर्सेस को अटैक करना, टेररिस्ट अटैक होने पूरे इज़राइल में, ये सेकंड इंतिफादा के दौरान बहुत कॉमन चीज़ थी। आफ्टर इंतिफादा, अब इंतिफादा के बाद क्या हुआ, इंतिफादा के बाद आप ये मानिए कि बिल्कुल सब कुछ चेंज होने लग गया। जैसे एक टाइम ऐसा हो गया था कि पीएलओ और जो इज़राइल थे ये आपस में टेबल्स पे बैठ गए थे और ये नेगोशिएट भी करने लग गए थे, एक दूसरे की भावनाओं को समझने भी लग गए थे। लेकिन इंतिफादा, जो सेकंड इंतिफादा के बाद
ये बिल्कुल चेंज हो गया। यहाँ पे क्या था, थिंकिंग में भी लोगों की चेंज आ गया, पॉलिसीज़ में भी चेंज आ गया। आप ये मानेंगे कि एक टाइम ऐसा था इज़राइल में जो गवर्नमेंट बनती थी वो ऐसे बनती थी कि हाँ हम भाई फ़लस्तीन के साथ जो है शांति समझौता करवा देंगे, हम जी फ़लस्तीन के साथ हम पीस टॉक रखेंगे, वो गवर्नमेंट जीती थी। लेकिन इंतिफादा के बाद क्या हुआ, वहाँ के लोगों के अंदर गुस्सा आ गया पैलेस्टीनियंस को लेकर भी, क्योंकि जब भाई बस में अटैक्स हो रहे हैं, टेरर अटैक्स हो रहे हैं जिसमें आम जनता मर रही है, तो लोगों को तो गुस्सा आएगा ही। तो फिर वहाँ पे अब पार्टीज़ कौन सी जीतने लग गई, जो कहने लग गई जी हम पैलेस्टीन को ही ख़त्म कर देंगे। तो इन्होंने क्या करा ना, एम्फेसाइज करना शुरू कर दिया मैनेजिंग द कॉन्फ्लिक्ट को, क्योंकि ये मान चुके थे कि हम इस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व नहीं कर सकते, अब हम इसको मैनेज करेंगे कि हाँ हम कॉन्फ्लिक्ट के साथ भी कैसे जी सकते हैं। इसराइल से इन्होंने क्या करा, इजरायली फोर्सेस को विड्रॉ कर लिया गाज़ा स्ट्रिप से 2005 में, बिल्कुल ही विड्रॉ कर लिया। इन्होंने कहा जो करना तुम करो वहाँ पे, और गाज़ा स्ट्रिप को बिल्कुल ब्लॉकेट कर दिया इन्होंने। वहाँ पे ना कोई सामान जाएगा ना कुछ आएगा। गाज़ा स्ट्रिप मतलब आप मान लीजिए इस वजह से गाज़ा स्ट्रिप बिल्कुल ही पॉवर्टी के अंदर धकेल दिया गया। अब जब गाज़ा स्ट्रिप से इन्होंने अपनी फोर्सेस वापस मंगा ली 2005 में, तो 2006 में आप देखेंगे कि हमास जो था बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हो गया वहाँ पे, यहाँ तक कि हमास ने अपनी सरकार भी बना ली। अब आप सोच सकते हैं वहाँ क्या हाल हो गए कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी वहाँ पे गवर्नमेंट फॉर्म कर ली 2006 में गाज़ा स्ट्रिप में, हमास ने, जो कि आज की डेट में अटैक कर रहा है इसराइल के ऊपर। अब गाज़ा को ब्लॉकेड भी कर दिया गया, तो लेकिन अब हमास जो है वहाँ पे इसराइल के ऊपर रॉकेट लॉन्च करता ही रहता है, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा लॉन्च हुए हैं। अलग सा मॉस्क के जो कन्फ्लिक्ट था उसके बाद बहुत ज़्यादा लॉन्च करे गए रॉकेट्स, यहाँ तक कि 3 बार वॉर भी हो चुका है हमास के साथ, हमास और आईडीएफ के बीच में। कई बार वॉर भी हो चुका है, 2008 वॉर, 2012 में, 2014 में, जिसमें हज़ारों लोग मरे हैं, सिविलियंस मरे हैं, वायलेंस अगेंस्ट सिविलियंस हुई है बहुत हमास और आईडीएफ है इजरायली डिफेंस फोर्सेस, इन दोनों की तरफ से बहुत ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि बहुत गलत चीज़ें हुई हैं। यहाँ तक कि जेनेवा का जो एक इनका समझौता है जिसमें ये कहते हैं कि सिविलियंस पे आर्मी अटैक नहीं करेगी, उसे भी वायलेट करा गया है बहुत बार। तो ये थी पूरी वीडियो जिसमें आपने देखा कि कैसे गाज़ा, जो आज की डेट में गाज़ा स्ट्रिप और हमास, इज़राइल और पैलेस्टीन, जो भी एक कन्फ्लिक्ट चल रहा है इज़राइल और पैलेस्टीन का, ये क्यों है, हमास इज़राइल के ऊपर रॉकेट्स क्यों लॉन्च कर रहा है इतने। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और मैं होप करता हूँ कि आपको ये कन्फ्लिक्ट डिटेल में समझ भी आ गया होगा। सो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें हमारी वीडियो को।